India's democracy is the world's largest democracy, but still we are not successful. Why? डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली लोगों को पावर देता है। 83% इंडियन पॉलिटिशियंस दे हैव देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड्स। We had seen that in India, religion wins election. पर क्या कभी रिलीजन ने सड़कें बनाई हैं या स्कूल खोले हैं या कॉलेजेस खोले हैं? रिलीजन एक इतना सेंसिटिव मैटर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया है और मिसयूज़ किया है। चाहे उसके पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन आप उसके साथ बात करना स्टार्ट कीजिए, वो आपको ऐसे ऐसे फिलॉसफी बताएगा, ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें बताएगा जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। वो आसानी से धर्म के ट्रैप में फंस जाता है। इंसान को भगवान का याद कब आता है? जब वो इंसान बेरोजगार होता है, जब वो इंसान गरीब होता है, जब वो इंसान खाली होता है, उसको होप चाहिए होता है। होप कहाँ दिखता है? धर्म के पास। जब वह धर्म के छतरी के नीचे जाता है तो वहाँ पे एक धार्मिक लीडर बैठा होता है जो आसानी से उनको मैनिपुलेट करता है। लॉस ऑफ एजुकेशन की वजह से वो सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते हैं, लेकिन पर आजकल जो हमारी जो कुछ जनरेशन ऐसी है जो पढ़ी लिखी है, दे आर वेरी इजी टू जज पीपल. Hello and welcome. I am Namrata Chauhan, welcoming you to the another session of Inspire Talk India. Today we are going to discuss about the awakening of youth, power, politics, religion and peace. So मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि India's democracy is the world's largest democracy, but still we are not successful. Why? डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली लोगों को पावर देता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल, जिसका पावर जो होता है लोगों के हाथ में होता है। दुनिया में ज़्यादातर जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेमोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करती हैं और वो कामयाब हैं। लेकिन इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे कंट्री में हैं। आप इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या लिटरेसी, हर जगह पे चैलेंजेस हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है अमंग यूथ या हमारे इंडिया के लोगों में वो बहुत कम है। डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने का पहला रीज़न यही होता है कि लोगों को पता होना चाहिए उनका राइट्स, उनका ड्यूटीज़ क्या है। हमारे इंडिया के ज़्यादातर लोगों को उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हम ये वोट क्यों देते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात करता है कि इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये जो डेमोक्रेसी होता है दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता ये है कि एक जगह लोग जमा होते हैं और अपने पावर का, अपने सुप्रीम अथॉरिटी का यूज़ करते हैं थ्रू इन डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने पावर का यूज़ करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनको हम अपना पावर ट्रांसफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोट। लेकिन ये जो वोट हम दे रहे हैं ये हमारा बहुत बड़ा पावर है, लेकिन हम जानते ही नहीं कि पावर कितना बड़ा है। हमारा एक वोट हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, उनके साथ नए नए ऑफ़र देते हैं, इनको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, इनको यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। जिसकी वजह से होता ये है कि जो आम तबका है, जो आम यूथ है, वो अपने पावर को रियलाइज़ नहीं करता और वह इन पॉलिटिकल ट्रैप पे फंस जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जब भी इलेक्शन का टाइम आए तो एक जो यूथ है, जो ये कॉमन मैन है इंडिया का, जिसके पास वोटिंग राइट है, वो इस राइट को प्रॉपर यूज़ करे और उस इंसान को अपना वोट दें या उस इंसान को अपना पावर ट्रांसफ़र के जिस पे उसको उम्मीद हो कि ये सही मानों में डेवलपमेंट लेकर के आएगा। इस वक्त इंडिया में कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सारे जो मैनिफेस्टोज़ हैं ये सब पेपर पे हैं, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इस वजह से यूथ के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर फ्रस्ट्रेशन है और हमारा कंट्री डेवलप भी नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली सर, यू टॉक अबाउट यूथ कि यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट माई क्वेश्चन इज़ आजकल जो हमारा यूथ है वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। ट्रस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या अब उन्हें लगता है कि शायद अब कुछ चेंज करने का पॉइंट ही नहीं बचा है क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर जो रास्ते हैं ना वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। हमारा एजुकेशन, हमारा कैरियर, हमारा जॉब, हमारा डेवलपमेंट, ये सब कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो, पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे हों, तो हमारा कंट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। लेकिन हो ये रहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वो प्रोमिसेस करते हैं
अपनी जनता से, अपनी ऑडियंस से कि मुझे वोट दो, इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें बदलाव आएंगी, वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होती हैं। तो इस वजह से जो यूथ का एक बड़ा तबका है वो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करता है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप रिसेंट डेटा देखेंगे 2023 का, तो उसमें यह है कि 83% इंडियन पॉलिटिशियंस दे हैव देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, ठीक है ना। 43% ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने हीनियस क्राइम किया है, लेकिन ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं। हमारे इस वक्त इंडिया के अराउंड 50%, 50 नहीं 60% के आसपास जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे आर करोड़पतिज। तो अब जो आम आदमी, आज लोगों को लगता है कि एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा तबका है उसको पॉलिटिक्स में जगह नहीं है। पॉलिटिक्स में किसकी जगह है? जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो जो एक बड़ा तबका यूथ का है जो चाहता है कि हमें इसका पार्ट बनना चाहिए, इस कंट्री के डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता, क्योंकि उसको लगता है एक तो हमारा बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है, या तो हमें क्रिमिनल बनना पड़ेगा टू बी ए पॉलिटिशियन, या फिर हमें ढेर सारा पैसा चाहिए। जबकि डेमोक्रेसी में सिस्टम क्या होता है कि कोई भी इंसान जिसके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब जिसके पास राइट टू वोट है, वह इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अपने पसंद का लीडर चुन सकता है और खुद वह लीडर बन सकता है। लेकिन जब प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होती तो यूथ डिसकनेक्टेड फील करता है, और फिर जो हमारे कंट्री में पॉलिटिकल लेवल पे चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आज का जो हमारा ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट सेंसेशन का ज़माना है। अब ऐसे में हो ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और इस तरह से इलेक्शन जीत जाती हैं। लेकिन जो रियल कॉजेज़ हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका सलूशन की कोई बात नहीं करता। आज भी इंडिया का जो बड़ा तबका छोटे शहरों में रहता है, ट्राइबल एरियाज़ में रहता है, हिल एरियाज़ में रहता है, विलेजेस में रहता है, वहाँ पे समस्याएं वैसे ही हैं। प्रॉपर स्कूल्स की प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल्स हैं तो वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं हैं, रोड्स हैं तो रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो ये कैसे कई सारी समस्याएं हैं जो एक ज़िंदगी, जो बेसिक लाइफ के लिए चाहिए होता है, वो नहीं होने के कारण हमारा कंट्री आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलिटरेट है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं, यंगेस्ट कंट्री है इंडिया, बावजूद इसके हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ की आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पर सर, हर 5 साल में जब हम वोट देते हैं और अपना मिनिस्टर चूज़ करते हैं, उसके बाद भी जब हमें कोई बदलाव नहीं मिलते, तो हमने उन बदलावों को क्यों नहीं लाया? पॉलिटिकल सिस्टम का मेथड ऐसा होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो मैनिफेस्टोज़ होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बिहार का इलेक्शन होने वाला है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे लोगों को ऑफ़र दे रही हैं कि भाई विमेन को हर मंथ इतना पेंशन दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी जाएगी 125 यूनिट, या फिर एजुकेशन लेवल पे ये ऑफ़र्स मिलेंगे, जॉब में इतनी कहते हैं सीट्स रिज़र्व की जाएंगी। तो ये सब बातें जो अभी हो रही हैं, क्या ये जो प्रोमिसेस हैं ये फुलफ़िल हो पाएगा 5 साल बाद? तो ये सारी जो हवा बातें हैं, ये बातें जो हवा में हो रही हैं, ये सब अभी कुछ दिन तक रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग भी भूल जाएंगे, पॉलिटिशियंस भी भूल जाएंगे, फिर इलेक्शन का टाइम आएगा, फिर एक हवा क्रिएट होगा और फिर इस तरह से लोग इन्फ्लुएंस होकर फिर वोट की दे करके इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है हमारे इंडिया के लोगों में। मैंने क्या बताया कि इंडिया सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूके भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो लोग बहुत आगे हैं, बहुत डेवलप्ड हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ की जनता के अंदर अवेयरनेस है, उनके सामने उनका लीडर उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। वहाँ के लोगों के अंदर अवेकनिंग है। हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना बड़ा पावर है, जो उनका राइट टू वोट है। तो एक पॉलिटिकल लीडर क्या करता है कि उनको अननेसेसरी चीज़ों में उलझा के रखता है और वो असत्ता में बने रहता है। अननेसेसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि रिलीजन एक ऐसा ज़रिया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का या इमोशनली ब्लैकमेल करने का, जो आसानी से एक बड़ा तबका उसके चक्कर में फंस जाता है और एक वोट बैंक की तरह ये रिलीजन काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट करता है हमारे कंट्री के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। और सर, मुझे लगता है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमें फ्री बीज से भी हमारी जो जनता है उन्हें पागल बना रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं लगता कि जो फ्री बीज है वो एक टेम्परेरी मेथड है कि आज हम 2500 रुपये देंगे, आज हम 2100 रुपये देंगे, ये एक टेम्परेरी मेथड्स हैं। इससे हमारे देश में कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले। अगर हम उन्हीं पैसों को एक सही जगह पर लगा करके हमारे ही देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन दें
तो वो एक ज़्यादा नहीं, फ्री बेहतर बीज रिजल्ट्स ला का सकते मतलब हैं। क्या है आपका? फ्री बीज एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। न- लेकिन हमारी जो कंट्री है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर का मतलब होता है कि कंट्री में हमारे यहाँ लोग एक जैसे नहीं हैं। एक बड़ा तबका है जो गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है, जिसके पास ढंग का घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा फूडिंग फैसिलिटी नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है। दूसरा एक तबका है जिसके पास सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैमिली के पास एक डिसेंट इनकम है ताकि अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को तो ध्यान रखना पड़ेगा वो लोग जिनके पास नहीं है। अब ये फ्री बीज को पॉलिटिकल एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, वो गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका पर्पज़ यही है कि जो इसमें गाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये लोग कंट्री चलाएंगे कैसे, जब व्हेन दे आर गोइंग टू मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है और किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे। वो प्रिंसिपल बात करता है लोगों के वेलफेयर पे, स्टेट के डेवलपमेंट पे, स्टेट के लोगों की ग्रोथ पे, लोगों की इक्वालिटी पे, कि स्टेट फोकस करे समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए। गवर्नमेंट हमेशा फोकस करे कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट फोकस करे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, गवर्नमेंट फोकस करे कि लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और वेलफेयर तभी हो पाएगा कि क्योंकि अमेरिका की अगर हम बात करें या यूके की, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ बेसिक समस्याएं नहीं हैं। लेकिन हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारे यहाँ बेसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को तो कोशिश करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें फ्री में देनी होगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे आकर रुक जाता है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स इसको टूल की तरह यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए या वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे समस्या स्टार्ट हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं गलत है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के प्रोग्रेस के लिए। वी हैड सीन दैट इन इंडिया रिलीजन विंस इलेक्शन, पर क्या कभी रिलीजन ने सड़कें बनाई हैं या स्कूल खोले हैं या कॉलेजेस खोले हैं? रिलीजन एक इतना सेंसिटिव मैटर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया है और मिसयूज़ किया है। और सबसे ज़्यादा अगर रिलीजन को यूज़ या मिसयूज़ किया गया है वो पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है स्टेट हैज़ नो रिलीजन, मतलब ये कि जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में, ऑल द रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस। इन सारे रिलीजन को प्रोटेक्शन, फैसिलिटी, सपोर्ट गवर्नमेंट से इक्वली मिलेगा, ठीक है ना। इन टर्म्स अगर हम फ्रीडम की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 ये जो आर्टिकल है डायरेक्टली बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, कि आपको पूरी आज़ादी है अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का, लेकिन रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर, ये आपका प्राइवेट अफेयर्स है, इसको पब्लिक में यूज़ नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारे कंट्री में। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे यूज़ रिलीजन एज अ टूल, एज अ मीन्स टू गेन वोट या टू इन्फ्लुएंस द पीपल, सपोर्ट फॉर द पॉलिटिक्स। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और लेकिन समस्या ये है कि जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोगों की आबादी कम होती है और जहाँ पे लोग पढ़े लिखों की आबादी कम होती है या जहाँ पे अवेकनिंग बहुत कम होती है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशन डायरेक्टली जुड़ा होता है रिलीजन से। जहाँ एक इंसान का बहुत ज़्यादा लगाव रिलीजन से होगा या रिलीजियस इमोशनल उसके अंदर होगा, तो आसानी से किसी भी चीज़ के ट्रैप में फंस जाता है। आम तौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इस गेम को अच्छे से प्ले करना जानते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं कि ये जो रिलीजियस एंगल को वो अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आज भी इंडिया इतना प्रोग्रेस कर चुका है, एक मॉडर्न वर्ल्ड में हम जिंदगी जी रहे हैं, बावजूद इसके हम आसानी से धर्म के नाम पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आए दिन अपने केसेस सुना हुआ कम्युनल वायलेंस का, रिलीजियस हेटेडनेस का, ये सब चल रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, उन्होंने अच्छे से लोगों को गाइड नहीं किया हमारे जनरेशन को। और आज भी हमारा इंडिया का बड़ा तबका धर्म के नाम में फैला हुआ है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हेटेडनेस है और सोसाइटी इससे हमारा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
और हर बात में हम लोगों को जज करते हैं उसके रिलीजियस के पैरामीटर में। तो रिलीजन अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है और अपने फ़ायदे के लिए इसको लोग देख रहे हैं। एग्जैक्टली सर, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है धर्म को मानना और एक होता है धर्म को समझना। बट पीपल आर लूजिंग देयर वैल्यूज़ कि हमारा धर्म सबसे बेहतर है, हमारा धर्म सबसे बेहतर है इस चीज़ में। तो क्या रीज़न है, इनको हम कैसे बदल सकते हैं? रिलीजन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि दुनिया में जितने भी रिलीजियस लोग हैं या जो रिलीजन का मानने वाले लोग हैं, हर इंसान को लगता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और यही रास्ता जो है वह हेवन का रास्ता है। जब सभी बोलेंगे हमारा धर्म अच्छा है तो किसका धर्म अच्छा है? हु विल डिसाइड? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और एक सदी से चला आ रहा है, लेकिन इस पे कोई इसका कंक्लूजन कोई नहीं निकाल पाया अब तक। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे जो मॉडर्न वर्ल्ड में जब ये डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम आया तो लोगों ने इस पे फोकस करना स्टार्ट किया कि भाई रिलीजन शुड बी प्राइवेट अफेयर्स। एक इंसान का अपने गॉड से कितना गहरा कनेक्शन है वो इंसान जानेगा, उसका गॉड जानेगा। इसको पब्लिक में लेकर नहीं आना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हो ये रहा है कि रिलीजन को ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो धर्म को पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, धर्म को मानते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, धर्म को जानना और धर्म को मानना। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो धर्म को फॉलो करते हैं वो सब सुनी सुनाई बातों को फॉलो करते हैं कि हमारे सदियों से जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ऐसा कस्टम ट्रेडिशंस फॉलो किया था, हम भी आज वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते नहीं हैं, जबकि रिलीजन की सच्चाई है कि अगर आप धर्म को जान जाएंगे तो आपको और गॉड से लगाव हो जाएगा, आप रिलीजन का सही वैल्यू समझेंगे। दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं आप देखिए, हर धर्म सेम बात करता है कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ से दूर रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना चाहिए कि अपने आप को नेचर से, गॉड से कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग जानते नहीं हैं इस चीज़ को तो मानने में विश्वास रखते हैं और फाइनली कोई भी उनका पॉलिटिकल लीडर या कोई भी रिलीजियस लीडर उनको आसानी से मैनिपुलेट कर देता है। और जब तक ये मैनिपुलेशन होता रहेगा समाज में समस्याएं होती रहेंगी। मैनिपुलेशन होता क्यों है? क्योंकि लोग धर्म को जानते नहीं हैं, धर्म को मानते हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो अकबर हिस्ट्री में एक अच्छा लीडर माना जाता है। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को अराउंड, अगर मेडिवल पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड 700 to 800 के आसपास मुस्लिम्स ने इंडिया में रूल किया है। उन सारे रूलर्स में अकबर को लोग बहुत वैल्यू देते हैं। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या उसका रूल करने का तरीका था बड़ा यूनिक था। तो अकबर ने एक रिलीजियस मॉडल डिज़ाइन किया था, इसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही वाज द सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजन। अकबर क्या किया कि उसने धर्म के सारे धर्म के गुरुओं से मिला, उन सबसे बातें की और सबसे पूछा कि बताइए आपके धर्म की स्पेशलिटी क्या है, आपका धर्म यूनिक कैसे है। लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला कि हर धर्म वाले ने ये बताया कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। और फाइनली हर धार्मिक लीडर लास्ट में कोशिश करता था कि मैं उसका धर्म एक्सेप्ट कर लूँ। तो मेरे जहन में सवाल यह है कि अगर हर कोई बोलता है धर्म हमारा अच्छा है तो अच्छा है कौन? इसलिए क्या किया उसने, रिसर्चर की एक टीम बैठाई और सारे धर्म को रिसर्च करवा के जो जो अच्छी बातें थी, चाहे वह इस्लाम की, चाहे वह क्रिश्चियनिटी की, चाहे वह हिंदुइज़्म की, चाहे वह बौद्धिज़्म की, जैनिज़्म की, सारी अच्छी बातों को लेकर के उसने एक न्यू धर्म बनाया जिसका नाम दिया दीन इलाही। कि मतलब इंडिया में एक ऐसा रिलीजन होगा जो उसमें सारी अच्छी बातें होंगी धर्म की और सब लोग कॉमन तरीके से इसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये धर्म चल नहीं पाया, फ्लॉप हो गया उसका। लेकिन उसने एक कोशिश किया था कि रिलीजन जो है ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर हम एक लाइन पे चलेंगे तो फिर हम चल नहीं पाएंगे, हमारा समाज टूट जाएगा। और यही इसकी खासियत है कि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जबकि हर धर्म का सबसे पहला पार्ट यही होता है कि पढ़ो, आप जानो अपने आप को, इस यूनिवर्स को, अपने गॉड को। लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं और आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दुनिया में सबसे आसान टॉपिक एक कॉमन मैन के लिए क्या है? रिलीजन और पॉलिटिक्स। चाहे उसके पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन आप उसके साथ बात करना स्टार्ट कीजिए, वो आपको ऐसे ऐसे फिलॉसफी बताएगा, ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें बताएगा जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये है कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि लोगों को सही मार्गदर्शन करें।
रिलीजन का काम है यूनाइट करना, समाज को जोड़ के चलना, समाज में पीस लेकर के आना, एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार का तरीका सिखाना। लेकिन जहाँ एक रिलीजियस लीडर लोगों के अंदर नफरत सिखाने लगता है कि भाई मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। जहाँ आपने ये कोशिश की कि भाई मेरा धर्म ही सही रास्ते पे लेके जाएगा, तुम्हारा धर्म रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और दुनिया में जितने भी जंगें हो रही हैं, जितने बैटल्स हो रहे हैं, आप देखिए सब किसके नाम पे हो रहा है? गॉड के नाम पे हो रहा है। जो मान लेते हैं कि चलिए एक जंग हो रहा है, एक बैटल हो रहा है और दोनों लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, तो आपने सामने वाली पार्टी को मार दिया और वो मर गया, तो आपने एक दुश्मन को मार डाला और उसकी नज़र में जो मारा है वो शहीद हो गया, ठीक है ना। दोनों किसके नाम पे लड़ रहे हैं, मार रहे हैं? भगवान के नाम पे, गॉड के नाम मार रहे हैं। तो कहाँ गया गॉड, कहाँ गए रिलीजन? तो कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ गॉड है, जो आइडिया ऑफ रिलीजन है, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है हमारे समाज में, पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए, रिलीजियस लीडर्स के ज़रिए, सोशल लीडर्स के ज़रिए। तो हमें ज़रूरत है कि हम रीथिंक करें इस आइडियाज़ पे। बेसिकली रिलीजन्स आर मेंट फॉर द पीस बट दे हैड टर्न इनटू द फ्लैग्स। यस यू आर राइट, बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम इसको ऑब्जर्व करें, रीथिंक करें, कहीं ना कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया का धर्म ये तो नहीं सिखाता कि सामने वाले धर्म के इंसान को मार डालो, ठीक है ना। अगर कोई गॉड अगर ऐसा टीच करता है या कोई रिलीजन ऐसा बताता है तो रिलीजन है ही नहीं। क्योंकि हर रिलीजन एक ही चीज़ की बात करता है, वह है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। क्योंकि जब आप इंसान एक बीमार पड़ता है, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो ब्लड कोई दे रहा होता है उसका धर्म नहीं पूछते, बस उसका ब्लड मैच करना चाहिए कि भाई वो ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं, वो मिल जाता है। तो वहाँ पे तो धर्म नहीं आती बात, वहाँ पे जान बचाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं जो प्रिजुडियस थॉट्स हैं, और ये सब लोगों के बनाए हुए क्या कहते हैं कि आइडियाज़ हैं, फ्रॉड आइडियाज़ हैं, और इससे बाहर निकलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी मतलब ये जो आज हमारा मॉडर्न ज़माना है, 21st सेंचुरी, तो इसमें बहुत प्रोग्रेसिव थॉट्स आए हैं, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, लोगों ने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया है, लोग रेशनल होने लगे हैं, लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं। वरना आप अब जाइए एंशिएंट टाइम या मिडिवल टाइम पे, हमारे समाज में धर्म के नाम पे ऐसी परंपराएं थी कि जिसको देख करके इंसान शर्मा जाए। आप जैसे देखिए ना, जैसे हमारे सती सिस्टम था, सती प्रथा। एक इंसान की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो एक उसकी वाइफ जो है वो अपने आप को सती करती है। लेकिन वही अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो हस्बैंड सती नहीं करता था। तो ये सरासर एक तरह की नाइंसाफ़ी थी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो चला करती थी समाज में, लेकिन वो चीज़ें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हर धर्म अज्ञानता के खिलाफ बात करता है कि अज्ञानता जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। आज इंडिया में जो समस्या है वह यही है कि हमारा बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास अच्छी जॉब नहीं है, वो आसानी से धर्म के ट्रैप में फंस जाता है। इंसान को भगवान का याद कब आता है? जब वो इंसान बेरोज़गार होता है, जब वो इंसान गरीब होता है, जब वो इंसान खाली होता है, उसको होप चाहिए होता है। होप कहाँ दिखता है? धर्म के पास। जब वह धर्म के छतरी के नीचे जाता है तो वहाँ पे एक धार्मिक लीडर बैठा होता है जो आसानी से उनको मैनिपुलेट करता है, उनको माइंड को फ्रेम करता है पॉजिटिव और निगेटिव वे में, और फिर उसको लोग यूज़ करके अपना जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल बैकअप्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो अपना गेम खेलती हैं और फ़ायदा उठाती हैं। तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें रिलीजियस एजुकेशन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हर रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ फेनेटिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ फंडामेंटलिस्ट होते हैं जो समाज को तोड़ने की बात करता है, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वह हिंदुज़म हो। कुछ ग्रुप ऐसा होता है, उस चंद लोगों की वजह से वो पूरा धर्म बदनाम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि लोगों को सही ज्ञान दें, लोगों को सही नॉलेज ज्ञान देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वही धर्म के नाम पे एक दूसरे से नफरत करेंगे, लोग पॉलिटिकल गेम में फंसेंगे, और फिर जो हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है शायद वो पूरा नहीं होगा, और देश बट जाएगा। बिल्कुल देश बट रहा है, बट जाएगा, और बहुत हद तक बच चुका है। कई जगहों पे आप देखेंगे ना, तो लोगों को जज करते हैं धर्म के नाम पे। सर, जजमेंट की आपने जहाँ पर बात करी, आपने बात करी जो हमारा जो बड़ा तबका है
वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या फिर लॉस ऑफ एजुकेशन की वजह से वो सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते हैं। लेकिन पर आजकल जो हमारी जो कुछ जनरेशन ऐसी है जो पढ़ी लिखी है, दे आर वेरी इजी टू जज पीपल। ऐसा क्यों है कि उनके अंदर वो जजमेंट का जो एक पार होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है? जज करना ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। कि अब हम जिस माहौल में रहते हैं तो हमारे पुराने ज़माने से हम लोगों को जज करते आए हुए हैं कि लोगों को जज किस तरह से किया जाता है, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, उसके इनकम की वजह से, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से, उसकी सोसाइटी की वजह से, उसके कास्ट की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिस बेसिस पे लोग जज करते हैं। अब क्या होता है कि हम आज के इस ज़माने में बात करते हैं रेशनैलिटी की, मॉडर्न अप्रोच की, मॉडर्न थॉट प्रोसेस की, लेकिन इसको हम फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ बातें करते हैं। क्योंकि हमने एजुकेशन तो हासिल कर लिया, लेकिन हम जिस माहौल में जी रहे हैं, जो हमारे पीछे लोग हैं, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, वो सब वैसे ही लोग हैं कि हर बात पे लोगों को जज करने लगते हैं। तो जहाँ तक ये जजमेंट वाला प्रॉब्लम रहेगा, हम एक ओपन सोसाइटी की बात नहीं कर सकते। ओपन सोसाइटी मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे हम इक्वलिटी की बात कर सकें, इंसानियत की बात कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, धर्म, कास्ट, क्लास से ऊपर उठ के हम बात कर सकें, हम कंसीडर कर सकें ये एक इंसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम ये भूल जाए कि भाई ये इंसान मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्रिश्चियंस है, या ये इस कास्ट का है, या इस स्टेट का रहने वाला है, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, छोटा है, ये सब बकवास बातें हैं। हम इंसान हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जब संविधान बनाया जा रहा था तो क्लियरली हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। हमारे यहाँ आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर 18, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि समाज में हर इंसान इक्वल है। किसी भी इंसान को जज नहीं किया जाएगा इन द नेम ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। किसी भी इंसान को छोटा कास्ट या बड़ा कास्ट के नाम पे उसको हम जज नहीं करेंगे। इवन के टाइटल भी कोई यूज़ नहीं करेगा। हमारे यहाँ टाइटल को ही बैन किया गया। जो अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल सिस्टम लाया था ताकि हम समाज को एक इक्वल समाज बना सकें, कि जितना ज़्यादा इक्वलिटी होगी वहाँ पे हमारा कंट्री तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ें जो हमने बताए, ये सारी बातें, ये जो आइडियाज़ हैं, ये सब किताबों में हैं, चंद लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो जो हमारा एजुकेशनल करिकुलम है वो बहुत ट्रेडिशनल है। हमारे इंडिया के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा जो कंट्री है वह संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। हमारा संविधान है क्या, इसमें क्या राइट्स लिखी गई हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स एक सिटीज़न को दिया गया है, एक पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करता है। ये बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। एक एमपी क्या होता है, एक एमएलए क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करता है, आम जनता को पता ही नहीं है। तो वो अपने पावर का रियलाइज़ ही नहीं कर पाती। एजुकेशन की कमी है, अवेकनेस की कमी है, अवेकनिंग की कमी है, जिसकी वजह से समस्याएं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और हमारी जो कंट्री के आए दिन जो यूथ का पावर है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उन सारे रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। 70% पॉपुलेशन जो वर्किंग एज में है, जिसकी एज 35 ईयर से कम है, उसको जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस टैलेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे, उनके पोटेंशियल को हम समझ नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल विल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, समाज का सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं होना, जो सोशल और रिलीजियस लीडर्स हैं उनका सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं करना यूथ का। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल की तरफ लेकर के जा रही हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने का, हम सपने दे रहे हैं कि 2047 में इंडिया वुड बी द डेवलप्ड कंट्री। लेकिन हम कैसे बनेंगे अगर इस तरह के जो प्रिजुडियस थॉट रहेंगे हमारे माइंड में, हम इस तरह से जो लोगों को जज करेंगे या इनइक्वालिटी की बात करेंगे, धर्म के ट्रैप में लोगों को फंसा कर रखेंगे, तो शायद हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है कि हम इससे बाहर निकल के सोचें। सर यू सेड कि आजकल के लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, एक राइट अप्रोच ऐसा नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स लोगों को पता है, लोगों को अवेयरनेस है, बस ये है कि ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए और सही अवेयरनेस होना चाहिए। उसको पता तो है कि हमें वोट देना है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि इस वोट की वैल्यू क्या है।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग पॉलिटिशियंस को, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इनको सर पे चढ़ा रखा है। जबकि सही बात ये है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, ये हमारे लिए सर्वेंट का काम करते हैं। हम इनको अपना पावर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वोट कि आप ये पावर लो और हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे तुम ये काम करो। और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर ये पर्सन हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम अपना पावर इसे छीन लेंगे। तो हमें पहला पावर तो पता है कि हमें अपना पावर देना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पावर छीनना है। एक जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये पॉलिटिकल लीडर जिसको हमने अपना पावर दिया है, अगर ये अपने वर्ड्स पे कायम नहीं है, ये जो प्रोमिसेस कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, और हमारे जो सपने इससे जुड़े हुए साकार नहीं हो रहे हैं, तो वो इंसान उससे पावर छीन ले। इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन इंडिया में इसके बारे में अवेकनिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम कई लेवल पे ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपने राइट्स पता है पर उन्हें अपने मॉरल्स पता नहीं है। कहीं मॉरल्स पता है तो अपने राइट्स पता इसलिए नहीं हमने है। बताया ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ज़रूरी है। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट्स और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स बात करता है कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। ऑन द अदर हैंड हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें एक अच्छा नागरिक बनने की सबक सिखाता है कि एक अच्छा सिटीज़न कैसे बन सकता है। तो कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं जो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको फॉलो करना चाहिए, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 11 टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। लेकिन ये चीज़ें, बातें होती नहीं आम पब्लिक में। अब ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या जो एग्ज़ाम पास करते हैं, तो वो लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो हमारा बड़ा तबका है, जो यूथ का तबका है, उसको पता ही नहीं है कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या है, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं, इसको पता नहीं है। तो समस्याएं कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। In our country today, we have more mosques, more temples than schools. Is this a development? हमारी कंट्री की यही खूबसूरती भी है, बदसूरती भी है। कहते हैं कि इंडिया एक साधु संतों का देश है। इंडिया एक धार्मिक कंट्री है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ लोग आसानी से पैसा खर्च कर देते हैं एक टेंपल बनाने पे, एक मस्जिद बनाने पे, कोई भी फंक्शन, रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, उसको सेलिब्रेट करने पे। लेकिन बहुत कम पैसे खर्च करते हैं स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे या एजुकेशन सिस्टम पे। सेम तरीके से इंडिया की यही कहानी है कि हमारे यहाँ आपको हर छोटे से छोटे गांव में चले जाएं आप, वहाँ पे मंदिर या मस्जिद ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन स्कूल आपको नहीं मिलेगा। अगर स्कूल मिल भी गया तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि आप देख नहीं सकते। तो हमने जो अपने कंट्री के सिस्टम में जो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए वो हमने प्रायोरिटाइज़ किया नहीं। मैंने क्या बताया कि रिलीजन के बिल्कुल हम खिलाफ़ नहीं हैं। रिलीजन अच्छी चीज़ है। रिलीजन, समाज आज जो चल रहा है ना, वो सिर्फ धर्म की वजह से ही चल रहा है। But we need a right balance in our life. लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, कि रिलीजन को सही तरीके से प्रमोट किया जाए। क्योंकि जब ये मॉडर्न एजुकेशन नहीं था तो लोग एजुकेशन के लिए रिलीजियस वैल्यू सिस्टम को ही फॉलो करते थे। गुरुकुल सिस्टम होता था, रिलीजियस लीडर्स होते थे, वही बच्चों को एजुकेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर ये एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप तैयार होता गया और इसने रिलीजन को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के हम मॉडर्न ज़माने में जो 21st सेंचुरी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जितनी तेज़ रफ्तार से अभी दुनिया बदल रही है, शायद हिस्ट्री में कभी इतनी तेज़ रफ्तार से दुनिया नहीं बदली है। We all are entered in the digital world. डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे पास AI है, हर चीज़ का डुप्लीकेट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। आजकल मुश्किल हो गया है जज करना कि सही क्या है, गलत क्या है। वहाँ पे जहाँ पे फ्रॉड, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब कुछ खतरे में है। अब ऐसे में हालात में बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि जिस तरह से हम रिलीजियस एजुकेशन लोगों को सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम ज़्यादा फोकस करें मॉडर्न एजुकेशन पे, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ही इस रास्ता है जो हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है एक पीसफुल ज़िंदगी के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, बीमार होने पे अच्छे से इलाज कराने के लिए, अपने के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपको पैसा चाहिए।
और ये सब जुड़ा हुआ है अच्छा एजुकेशन से, क्योंकि जिसके पास सही नॉलेज होगा, सही एजुकेशन होगा, वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ेगा। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, इस दुनिया में ज़्यादातर परेशान लोग कौन हैं, या गरीबी के दलदल में कौन लोग फंसे हुए हैं? जिनके पास एजुकेशन की कमी है, जिनके पास राइट नॉलेज नहीं है, राइट डिग्रीज़ नहीं है, या राइट मेंटोर्स नहीं है। लेकिन उनके पास मंदिर है, उनके पास मस्जिद है, जो आसानी से एक्सप्लॉइट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहिए कि जो हम एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करें, रिलीजन को पर्सनल मैटर को हम माने, रिलीजन को हम भगवान को याद करें। हम रिलीजन को क्या करते हैं, एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। सच बात यह है कि हम लोग धर्म नहीं मानते, हम लालची लोग हैं। इंसान को गॉड ने बाय नेचर लालची बनाया है। तो एक इंसान को भगवान कब याद आता है? जब वो प्रॉब्लम में होता है तो उसको भगवान की याद आती है। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? लालच में करते हैं। दो तरह के दुनिया में लोग हैं। कुछ लोग मस्जिद या मंदिर या पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि सही मानों में उनका भगवान से प्यार है। एक बड़ा तबका वो लोग हैं जो इसलिए पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे लालच छुपा हुआ है कि हम पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में पास हो जाएं, हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए, हमारी जॉब लग जाए। तो ये सब क्या है, लालची वाली बात हो गई। इबादत में या वर्शिप या पूजा ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे लालच होना ही नहीं चाहिए, जहाँ पर्पज़ ये होना चाहिए कि जब आप गॉड के सामने खड़े हो रहे हैं या कोई भी आप पूजा करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कि आप गॉड को देख रहे हैं, गॉड आपको देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम गॉड के पास इसलिए गए हैं ताकि गॉड ये मेरा काम करा दो, तो हम इसके बदले में ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे। हम एक करप्ट लोग हैं। इन जनरल कहें तो हमारी सोसाइटी एक करप्ट सोसाइटी है। हम भगवान को करप्शन दे रहे हैं कि भगवान मेरा ये काम करा दीजिए, हम इतने का चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो भगवान को अभी करप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को मिसगाइड किया गया है, मिसलीड किया गया है रिलीजियस वैल्यू के साथ कंप्रोमाइज़ करके। तो चाहिए हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करें। तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। वरना जहाँ जो भी कंट्री सिर्फ धर्म के चुंगल में फंसी हुई है, तो वो कंट्री तरक्की नहीं कर पाती। रीज़न क्या है? मैंने बताया था शुरू में ही कि जहाँ आपने धर्म के चश्मे से देखना चीज़ों को स्टार्ट किया, हर चीज़ को जब धर्म के चश्मे से देखेंगे तो आप जज करेंगे। जहाँ आप जज करेंगे वहाँ पे आप इक्वलिटी या बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, मेरा जो रास्ता है वही स्वर्ग का रास्ता है, बाकी सब भटके हुए हैं, सब गलत रास्ते में हैं, सब अंधकार में जी रहे हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बहुत गलत है। और ये चाहिए कि हम इस चीज़ पे बात करें, इस पे और ज़्यादा कन्वर्सेशन होना चाहिए। यूथ तक सही बातें पहुंचनी चाहिए, सही मैसेज पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। अभी तक तो हमारी कंट्री में जो गलत अप्रोचेज आगे बढ़ती आई हैं, अब उन्हें बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यूथ आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। और अभी आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, एक क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए उनकी पॉलिटिक्स में, या फिर कैसा पार्टिसिपेशन रहना चाहिए उनका, ताकि हम चीज़ें बदल पाएं? किसी भी इंसान या कंट्री का डेवलपमेंट का बेस है क्वेश्चनिंग। यूथ को चाहिए क्वेश्चन करें, सबसे क्वेश्चन करें, अकाउंटेबिलिटी को चेक करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, टीचर से क्वेश्चन पूछें। अगर सोसाइटी में कुछ गलत देख रहा है, क्वेश्चन पूछें, चाहे वो रिलीजियस लीडर क्यों ना हो, ठीक है ना। पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चन पूछिए। हम जब क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जाहिर सी बात है अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी। अगर सामने वाला उस पर खड़ा नहीं उतरा तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे होगा। तो अभी ज़रूरत है कि एक माहौल डेवलप तो हो रहा है, लेकिन और भी ऐसा माहौल डेवलप होना चाहिए। पॉलिटिकल अवेकनिंग होना चाहिए। यूथ जाग रहा है, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हम जिस कंट्री में जी रहे हैं, जहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, हमेशा एक्स्ट्रा अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, तभी जाके चीज़ें बदलाव आएंगी। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जाहिर सी बात है जो गलत इंसान होगा जवाब नहीं दे पाएगा और सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो जो पावर है, जो पोजीशन है, वो हमेशा गलत लोगों के हाथ में रहेगा और वो अपनी मोनोपोली समझ करके वो इसको यूज़ करता रहेगा। तो कोशिश यही है कि बदलाव, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और चेंज यूथ से ही आता है। दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं सब में सबसे फ्रंट पे अगर कोई रहा है तो यूथ ही रहता है। तो आज का मॉडर्न ज़माने को कहा जाता है कि रेशनल वर्ल्ड है,
जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, और मुझे लगता है कि ये अप्रोच चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में चीज़ें बदलेंगी। इंस्टेंटली तो नहीं बदल सकती, Instant changes. क्योंकि जड़ पकड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो जज करने का जो तरीका है या चुपचाप पॉलिटिक्स को अवॉइड करने का जो तरीका है, ये लंबे समय से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं कि पॉलिटिक्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी ज़िंदगी के 90% फैसले या डिसीजंस पॉलिटिक्स से होकर गुजरते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर अच्छा होगा तो हमारा कंट्री डेवलप करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा कंट्री ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जॉब, हमारी एजुकेशन, सब कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। जितनी अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, जितने अच्छे लीडर्स होंगे, उतनी ही तेज़ी से हमारा कंट्री ग्रो करेगा। तो ज़रूरत यही है कि एज अ यूथ हम सबको चाहिए कि हम सवाल पूछें। जो हमारे पास एक पावर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जिसे हम कहते हैं, राइट टू वोट, हम इसका सही यूज़ करें और अपना पावर हम किसी भी अरे गैर इंसान को न दें जब तक हम सामने वाले सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि ये इंसान सही मानों में एक चेंज लाने की बात कर रहा है, उसको हम वोट दें। अगर वह इंसान उस पावर का यूज़ नहीं करता तो उसको बदलने की भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हम उससे क्वेश्चन पूछ सके पब्लिक में, तब जाकर के वो इंसान अकाउंटेबल होगा, जवाबदेही होगी उसकी। तो इस तरह से समाज में बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पे बातें होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग्स एंड कम्युनिकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए और हमारी राइट पावर्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि कोई भी हमें कभी डोमिनेट ना कर पाए किसी गलत तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द Bell. बेल आइकन।